गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फ्रॉम ट्रेडर्स टू टर्टरीज, यानी किस तरह से आए थे व्यापार करनी और किस तरह से साम्राज्य बनाकर बैठ गए, है ना, राज करने लगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपका इसका हो सकता है कि ये लास्ट भाग हो। चलिए तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल्ड इट्स आर्मी एज द स्प्लॉय मैन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को क्या बुलाती थी? स्प्लॉय मैन। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्डर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सिपाही, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोल्डर। Well, the Mughal army was given training in archery, तीरंदाजी, है ना, and the use of the sword. The British soldiers were armed with musket, a heavy gun used by इन्फेंट्री सोल्डर्स। यानी कि आप देखिए क्या बोलते हैं कि जो मुग़ल एम्पायर थे वो अपने जो उनके फ़ौजी हुआ करते थे उनको आर्चरी यानी तीरंदाजी का मतलब प्रशिक्षण देते थे, यानी उसकी ट्रेनिंग कराते थे, और या फिर स्लॉड यानी तलवारबाजी चलाना सिखाते थे। लेकिन अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ों की जो आर्मी हुआ करती थी, जो पैदल होती थी, उनके पास एक भारी सी गन होती थी और इसके अलावा मैच लुक्स होते थे। मैच लुक्स उन्हें कहा जाता था एन आर्मी टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर इंजेक्टेड बाय द मास्टिक, यानी कि अब इसमें जो है क्या होता था, एक ऐसी आर्मी हुआ करती थी जिनके पास एक गन होती थी, वो पूरी तरह से बारूद से भरी हुई होती थी, जिसमें माचिस की तीली दिखाकर चिंगारी को पैदा किया जाता था और फिर उसको चलाया जाता था। ठीक है, तो अब दो प्रकार की इनकी आर्मी हुआ करती थी। जो हैवी गन लेती थी तो उसको मस्केट कहते थे, और जो इस तरह का बारूद लेके अपने साथ चलती थी कि माचिस दिखाना पड़ती थी, उसको हम लोग मैच लॉक्स कहते थे। ठीक है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्मीज़ वर, अब बोलते हैं कि वो बड़े बड़े जो डिफरेंस थे, भिन्नताएं थी दोनों आर्मी के बीच में, वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जब ये वाला मौसम चल रहा था अंग्रेज़ों वाला, उस दौर में कितने प्रकार के लोग हुआ करते थे, या तो ब्रिटिशर होते थे या मुग़ल वाले, हम लोग हिंदुस्तानी हुआ करते थे, है ना। इन्हीं के बीच में बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा चलता था। अब देखिए जैसे आज के दौर में आप देखें तो आज के दौर में आपके देश में कौन सी दो बड़ी पार्टी है? एक आपकी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है। दो ही तो पार्टीज़ है ना। इन्हीं के बीच में जो भी बहस है सब कुछ इन दोनों के बीच में चलती है। लेकिन क्योंकि आज हम लोग लोकतंत्र देश में रहते हैं, इसलिए इनके बीच की जो बहस होती है, जो लड़ाई होती है, वो पार्लियामेंट में होती है ना। लेकिन पहले जब हम बात करें तो पहले जो हमारा देश था वो स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए पहले ये लोग डंडा लाठी लेके लड़ने खड़े हो जाते थे, जिसको जो भारी पड़ गया वो जीत गया, समझे। तो अब यहाँ पे उस दौर में दो तरह की फ़ौज थी, या तो मुग़ल आर्मी थी या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी। तो अब देखते हैं इनके बीच में मेजर डिफरेंट क्या था। तो देखिए बताते हैं, मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, यानी कि या ज़्यादातर ये लोग क्या होते थे? ट्रेंड होते थे, किस लिए? लड़ाई के लिए, और ये पैदल हुआ करते थे। और यहाँ बोलते हैं इन्फेंट्री, यानी कि ये शुरू से ही पैदल होते थे। ठीक है, यह लिखा है मोर इम्पॉर्टेंट टू कैवरी दैट इन्फेंट्री, यहाँ लिखा है मोर इम्पॉर्टेंस टू कैवरी दैन कैलवरी, यानी कि अब ये बोलते हैं ये लोग ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस देते थे, जबकि ये लोग जो है इसको इम्पॉर्टेंस ज़्यादा देते थे। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं यहाँ पे? यहाँ देखिए लिखा है मेनली ट्रेन इन आर्चरी, यानी इसमें मेनली जो है तीरंदाजी को दिया जाता था, या स्लॉट का इस्तेमाल करना सिखाते थे, जबकि इसमें क्या सिखाते थे? लड़ना, है ना, और फायर गन चलाना। इसके अलावा यहाँ लिखते हैं नॉन प्रोफेशनल आर्मी, ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी। इसमें जो नंबर था, लार्ज नंबर ऑफ आर्मी पेशेंट एट रूरल एरिया एज द लोकल जिम्मेदार ऑफ्टन सप्लाइड द मुगल विद पैदल सोल्डर। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हुआ करते थे वो पैदल सोल्डर हुआ करते थे, नॉर्मल पीपल होते थे, ये प्रोफेशनल नहीं होते थे, ट्रेंड नहीं होते थे। ठीक है, जबकि यहाँ जो है ये सारे सोल्डर वर सब्जेक्टिव टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेन एंड वर प्रोफेशनल, यानी बोलते हैं कि पूरी तरह से प्रोफेशनल होते थे, अच्छे से ट्रेंड होते थे और बिल्कुल वेल ड्रेसअप होते थे। ठीक है, तो ये रहे आपके डिफरेंस। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है इन ऑर्डर टू डेवलप अ यूनिफॉर्म एग्रीकल्चर सोल्डर वर इंक्रीजिंग स्लाइट is subject to European style training drill and discipline that regular their life far more than before
Often this create problems since caste and community feeling were ignored in building a force of professional soldier. Could individuals so easily give up their caste and religious feeling? Could they see themselves only as soldiers and not as member of community? This can easily be filled by the revolt of 1857. तो अब ये क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदुस्तानी, क्योंकि देखिए बाहर से फ़ौज लाना अपने मुल्क से, यहाँ फिर उन्हें रखना, उनकी सैलरी, खाना पीना सबका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता था और जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। तो इन्होंने सोचा हम क्यों ना थोड़े से पैसे खर्च करके यहीं के लोगों को इस काम में लगा लें। तो उन्होंने यही किया था, ठीक है। यहाँ के लोगों को ये ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी और यहीं के लोगों को अपने काम में लगा लिया था। अब यहाँ देखिए लिखा है द समराइजिंग द चैप्टर। अगर हम इस चैप्टर को समराइज़ करें फ्रॉम टेडल्स टू टर्टरीज, we can say that the East India Company was transferred from a trading company to territory colonies power। अब क्या बोलते हैं कि हम इसे शॉर्ट में समराइज़ अगर करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारी बन के आई थी, तिजारत करने आई थी, हिंदुस्तान में व्यापार करने आई थी, वो यहाँ आते आते अपने आप को बदल लेती है और व्यापारी से क्या बन जाती है, यहाँ की राजा बन जाती है। द अराइवल ऑफ न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी, जब आपकी भाप की नई टेक्नोलॉजी आ गई इन द अर्लियर 19th सेंचुरी एडेड दिस प्रोसेस, यानी कि अब क्या हुआ 19वीं सदी की शुरुआत में ये नई तकनीक आ गई थी कि भाप से चलने वाली चीज़ें आ गई थी। स्टीम शिप यानी कि भाप से चलने वाली जो नाव थी, रिड्यूस द जनरी टाइम, यानी कि जो जनरी टाइम था वो बच जाता था भाप की इससे नाव से, टाइम टू 3 weeks, enable more Britisher than their family to come to a far off कंट्री लाइक इंडिया। आप क्या बोलते हैं, क्योंकि भाप का इंजन बन चुका था, भाप की नाव बन चुकी थी, तो उससे आने जाने पे क्या था, किराया बहुत कम लग रहा था, जितने दिल चाहे आ सकते थे, जितना दिल चाहे जा सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने बस क्या नाम है आपकी जो भाप वाली चीज़ें थी उससे ही आना जाना शुरू कर दिया। तो अभी बहुत जल्दी आने लगे। पहले इन्हें आने जाने में कितना टाइम लगता था, 6 से 8 महीने लगते थे। यहाँ देखिए लिखा है ना, पहले इन्हें कहीं पे भी जाने के लिए टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months, है ना। तो ट्रैवल टू इंडिया बाय सी, इंडिया में आने के लिए इन्हें कम से कम 6 से 8 महीने लगते थे। स्ट्रीम शी रिड्यूस द जर्नी, स्ट्रीम शी जो शिप थी उसने इस टाइम को कम कर दिया और ये इतना कम करा कि ये सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते कर दिए, जिसके बाद अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा आने लगे अपनी फैमिली के साथ। By 1857 the company came to exercise directly rule over about 63% of the territories area and 78% of the population of the Indian subcontinent। अब क्या बोलते हैं कि 1857 आते आते ये अंग्रेज़ जो है मतलब 63% और 70% कब्ज़ा कर चुके थे हमारे देश में, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा था, combined with it in direction influence on the remaining territories and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। अब क्या बोलते हैं कि 1857 तक आते आते लगभग पूरा ही इंडिया इनके कब्ज़े में आ गया था। जहाँ डायरेक्ट थे वहाँ डायरेक्ट थे, जहाँ डायरेक्ट नहीं थे वहाँ इनडायरेक्ट रूप से कब्ज़े थे, ठीक है। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मुग़ल आर्मी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 2 डिफरेंस आपको बताना है मुग़ल आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। चलिए देखते हैं आंसर। अब ये रहे आपके डिफरेंस। यहाँ से अब आप कोई भी 2 या 3 जितने आपसे पूछे गए हैं आप उतने डिफरेंस लिख सकते हैं आसानी से। ये एक्सप्लेन मैंने अभी कर ही दिए थे आपको सारे कि क्या है दोनों में फ़र्क, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, वाई वर पीपल ऑफ इंडिया वर्क एज अ सोल्डर इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी। अब बोलते हैं कि ये बताइए ऐसा क्या था कि जो हिंदुस्तानी लोग थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी के रूप में काम क्यों करते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इंडियन पीपल जो थे वो कंपनी के साथ वर्क इसलिए कर लेते थे एज अ सोल्डर, क्योंकि देखिए उनको एक तो सैलरी अच्छी मिलती थी और दूसरा उनके साथ किसी भी तरह का मजहबी भेदभाव नहीं होता था, ठीक है।
कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वर मस्केट एंड मैच लॉक्स, यानी कि मस्केट्स क्या हैं और मैच लॉक्स क्या हैं, बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कि आप लोग लिख सकते हैं कि मस्कट जो है वो उन्हें कहा जाता था जो फौजी अपने साथ भारी बंदूक लेके चलते थे अंग्रेज़ों की, और आपके मैच लॉक्स जो हैं वो उन फौजियों को कहा जाता था जो अपने साथ क्या नाम है आपका बारूद लेके चलते थे, जिसे माचिस के थ्रू चिंगारी दी जाती थी और उसके बाद उस गन को चलाया जाता था। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।